यूँ तो आपके, मेरे, लेखक के सभी के मन में अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के मन में जिस प्रश्न ने जन्म लिया वह है सभ्यता का रहस्य क्या है, जिसका अध्ययन हम उनके द्वारा लिखित कहानी सभ्यता का रहस्य में पढ़ेंगे। पाठ की कहानी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। श्री धनपत राय श्रीवास्तव, जो हिंदी और उर्दू के लेखक प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी में हुई। 1898 में मैट्रिक करने के बाद इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में प्रवेश किया। साथ ही घर पर रहकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी गईं और बाद में इनका हिंदी में अनुवाद हुआ। मुंशी जी को 1936 में लखनऊ में आयोजित सर्वप्रथम भारतीय साहित्य सम्मेलन का सभापति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। पाठ का प्रमुख उद्देश्य सभ्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व से परिचित कराना है। पाठ पढ़ने से पूर्व पाठ की कथावस्तु को संक्षेप में जान लेते हैं। गरीब लोग सबसे ज़्यादा सभ्य, सांस्कृतिक और धार्मिक होते हैं। अमीर और अफसर लोग सबसे ज़्यादा असभ्य होते हैं। इन लोगों के लिए पैसा, रिश्वत और इनकी ड्यूटी ही सर्वोच्च होती है। उन्हें किसी की जान और अहित की कोई परवाह नहीं होती है। सभ्यता का रहस्य कहानी है, जिसके प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। राय साहब लेखक के मित्र हैं। दमड़ी राय साहब का दिन रात का नौकर है। स्त्री राय साहब की पत्नी है। सिपाही थाने का एक सिपाही है। ये हैं राय रतन किशोर, जिन्हें लेखक ने राय साहब के नाम से संबोधित किया है। ये अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति हैं, बड़े ओहदेदार भी हैं। पुश्तैनी रीति रिवाजों, त्योहारों पर किए जाने वाले खर्च को ये फिजूल खर्ची मानते हैं। शान पर इनकी आँच न आए, इसका ये विशेष ध्यान रखते हैं और अपराध क्षम्य न करने वाले ये इंसान हैं, जो छोटी छोटी भूल के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा देने से भी नहीं चूकते हैं। इससे मिलिए, ये है राय साहब के यहाँ दिन रात काम करने वाला दमड़ी। दमड़ी जात बिरादरी की परवाह करने वाला है। सीधे सरल स्वभाव का है, इसीलिए भोला भाला है। सच्चाई व ईमानदारी दमड़ी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। सभ्यता का रहस्य कहानी का प्रारंभ
लेखक के मन में उठे इस प्रश्न से होता है कि समाज में सभ्य कौन है और असभ्य कौन, सभ्यता के क्या लक्षण हैं, जिस पर लेखक अपने मित्र राय रतन किशोर के घर एक दिन उनसे मिलने गए। वे अपने नौकर दमड़ी को डांट रहे थे। पाठ में समस्या उस समय उपस्थित हुई जब रात को काम पर न आने पर राय साहब ने दमड़ी की तनख्वाह से 2 रुपए काट लिए। दूसरा, समस्या का जो मुख्य बिंदु था वह था शहर का एक रईस जो अपराध के मामले में फंस गया था। कहानी चरमोत्कर्ष पर तब आई जब अपराधी रईस की जमानत नहीं हो पा रही थी। दूसरी ओर बैलों को भूखा देखकर दमड़ी महतो के खेत के बाहर उगी जुआर को काट रहा था और ज्यों ही अपने कंधे पर रखकर वह आगे बढ़ा, सिपाही ने उसे पकड़ लिया और सोचा कि कुछ धन इससे ज़रूर ऐंठ लूँगा, लेकिन जब दमड़ी के पास कुछ पाया नहीं तो उसे लेकर थाने चला गया। समस्याओं का समाधान इस प्रकार हुआ। रिश्वत देने के तौर पर अपराधी रईस की पत्नी राय साहब की पत्नी के पास घर मिलने के लिए गई और उसके पैरों में गिरकर विनती करते हुए 20,000 रुपये उसे दे आई। पकड़े जाने पर थानेदार ने चालान कर लिया और उसका मुकदमा राय साहब को दे दिया। राय साहब को क्रोध आया और अपनी बदनामी से बचने के लिए उन्होंने दमड़ी को 6 माह की सख्त कैद की सज़ा सुना दी और अपराधी रईस को जमानत दे दी। यही अपराध के मुकदमे में जमानत देने पर लेखक ने दोनों वृतांत सुने और उनके दिल में ख्याल आया, सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं है कि आप अपनी गलती पर पर्दा डाल सकें तो आप असभ्य हैं, बदमाश हैं। यही लेखक का असली सभ्यता का रहस्य है जो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से उद्घाटित किया है। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रेमचंद जी की कहानी में उर्दू फारसी के शब्द हैं जिनका अर्थ जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि कहानी आसानी से समझ में आ सके। सभ्य, शिष्ट, मर्यादा, गौरव या प्रतिष्ठा, हुनर, कला, कारीगरी, इल्ज़ाम, आरोप, हिमाकत, मूर्खता, क्षुधा, भूख, जुर्माना, न्यायालय द्वारा अपराधी को सजा दिया गया, पैसों से संबंधित दंड, इजलास, जिला अधिकारी द्वारा मुकदमे सुनने का स्थान, अनायास, स्वतः, संदेह, शक, उत्सव, त्योहार, दुर्गति। दुर्गति में दुर उपसर्ग है, गति मूल शब्द है जिसका अर्थ है दुर्दशा। दुर्दशा में भी दुर उपसर्ग है, दशा मूल शब्द है। नेक, नियति यानी ईमानदारी,
ईमानदारी में ईमान मूल शब्द है, दार प्रत्यय है, ई भी प्रत्यय है, अहमक मूर्ख, रिश्वत घूस, रहस्य राज, प्रतिष्ठा मान मर्यादा, उदार दयालु, रियायत रहमत और अंत में है रियाया यानी प्रजा। सभ्यता का रहस्य। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। सभ्यता के लक्षण क्या हैं? सरसरी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल होगा ही नहीं। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है, लेकिन जरा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं है जितना कि जान पड़ता है। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हैट कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा। किन गोरों को? उन गोरों को जो सड़क पर बैठकर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं, शराब के नशे से आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को अनायास जिन्हें छेड़ने की धुन है, क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता फिर कोई और ही चीज़ है जिसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना कि मन से। मेरे इने गिने मित्रों में, इने गिने मित्रों अर्थात कुछ एक मित्रों में से एक मित्र का नाम राय रतन किशोर भी है। लेखक राय रतन किशोर जी के बारे में बताते हैं। अपने नज़रिए से कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो उनके मित्र उनकी नज़र में थे वो बताते हैं और अंत में निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में उनके मित्र क्या हैं। आप बहुत ही सहृदय, सहृदय यानी हृदय से सरल, स उपसर्ग है, हृदय मूल शब्द है। लेखक कहते हैं राय रतन किशोर जी, जिन्हें वो राय साहब कहते थे, उनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही सहृदय, उदार और शिक्षित, शिक्षा मूल शब्द है, इत प्रत्यय है जिससे बना शिक्षित, बहुत शिक्षित और बड़े ओहदेदार हैं। ओहदा मूल शब्द है, दार प्रत्यय है, ओहदेदार हैं यानी उच्च पद पर आसीन हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती है, यानी आमदनी के हिसाब से खर्चा ज़्यादा है। रिश्वत वो लेते नहीं, कम से कम मैं नहीं जानता। अर्थात लेखक ने सुना है लोगों से कि वो रिश्वत लेते हैं, लेकिन स्वयं लेखक की ये सोच है, उनका ये नज़रिया है कि उनके मित्र रिश्वत नहीं लेते हैं। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन लेखक इतना जानते हैं कि उनके मित्र की ये आदत है कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। ये कहते हैं इसलिए मैं दौरे पर हूँ क्योंकि मुझे भत्ता बढ़ाना है लोगों का। यहाँ तक कि उसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरे मद से रुपए निकालने पड़ जाते हैं। उनके अफसर कहते हैं इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब में राय साहब कहते हैं इस ज़िले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना किए जाएं, रियाया शांत नहीं रह सकती, रियाया प्रजा। लेकिन
मज़ा तो ये है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते हैं जितने कि अपने रोजनामचे में लिखते हैं। यानी जितना वो लिखते हैं कि इतने मैंने दौरे किए, वास्तव में वो उतने दौरे नहीं करते हैं। अब आप देखिए, ये कहानी व्यंग्यात्मक शैली में है। एक तरफ लेखक कहते हैं कि उनके मित्र उदार हैं, सहृदय हैं, ईमानदार हैं, ऊंचे ओहदे पर हैं, रिश्वत नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर वो ये भी बात उनके लिए कहते हैं कि लोग कहते हैं वो रिश्वत लेते हैं। रोजनामचे में जितना वो लिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा वे दौरे करते हैं। तो राय साहब की ये चरित्र की विशेषताएं हैं जिन्हें व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताया है। उनकी विशेषताएं बताते हुए आगे लेखक कहते हैं कि राय साहब के पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब अपने घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके। नेक नियति पर यानी ईमानदारी पर उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। यहाँ भी वो एक प्रश्न लगाते हुए व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं कि लगाते कैंप हैं लेकिन गपशटा अपने घर पर मित्रों के साथ करते हैं। एक दिन मैं उनसे मिलने उनके घर गया। उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। एक रात को किसी कारण से वह यहाँ ना आ सका, इसीलिए उसको डांट पड़ रही थी। जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हैं तो तुम अपने घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे। हुजूर, एक मेहमान आ गए थे, इसी से मैं आ सका। तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। सरकार, अब ऐसी खता ना होगी। सरकार, बकबक मत करो। हुजूर, सरकार, अब ऐसी खता ना होगी। 2 रुपए जुर्माना। सरकार, शाबाश। सरकार, सरकार, उड़ाने वालों को कोई कुछ नहीं कहता। ये मेरे एक गैर हाजिर होने की वजह थी, उनको कोई कुछ नहीं कहता। यह एक रात को गैर हाजिर यानी अनुपस्थित, हाजिर मूल शब्द है जिसमें गैर फारसी का उपसर्ग है। गैर हाजिर होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया ना था। उसका दंड। यहाँ भी लेखक व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं, वो दिन रात का नौकर था। उसे सुबह काम करना होता था और रात को ड्यूटी के समय उसे सोना होता था। बस एक रात वो सोया नहीं यहाँ, इतनी सी बात पर उसे सज़ा दे दी गई। और घर बैठे भत्ते उड़ाने वाले को कोई नहीं पूछता। यानी जो लोग नौकरी पर नहीं आते काम पर, घर में बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। वो क्या कर रहे हैं, आए या नहीं आए, पूछने वाला भी कोई नहीं है। यानी ईमानदारी की कोई कद्र ही नहीं। कोई दंड नहीं देता उन्हें। दंड तो मिले और ऐसा मिले
कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। यानी ऐसे लोग चालाक हैं, वो चालाकी से काम करते हैं, होशियारी से काम करते हैं, इसलिए उनकी गलतियों को कोई पकड़ ही नहीं पाता, तो सज़ा कहाँ से देगा। और दमड़ी, वो भी अगर होशियार होता तो ज़रा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता। अगर दमड़ी के अंदर चालाकी होती तो वो सुबह यह बात राय साहब से कहता ही नहीं कि वो रात को नहीं आया, चुपचाप आता और अपनी कोठरी में सो जाता। राय साहब को पता ही नहीं चलती और सुबह हाजिर हो जाता उनके सामने। फिर किसे मालूम होता कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट ही नहीं था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थी। जमीन यानी खेती करने के लिए खेत। इतने ही प्राणियों का खर्च भी था, मतलब 6 बीसवा जमीन थी तो उतने ही उसके घर में प्राणी भी थे जिनका खर्चा दमड़ी को चलाना पड़ता था। कौन कौन था उसके घर में? उसके 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थीं, एक पत्नी थी। सब खेती में उसके साथ रहते थे। फिर भी पेट की रोटियां नहीं मयस्सर होती थी, यानी पेट भर रोटियां उन्हें मयस्सर नहीं होती थी, नहीं मिल पाती थी। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल देती? यह कहने का तात्पर्य है कि 6 बिस्वा जमीन होने का मतलब ये नहीं है कि उस ज़मीन से पर्याप्त मात्रा में धन कमाया जा सके। क्यों? क्योंकि खर्चा भी अधिक था। अगर सब के सब घर से निकलकर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे। यानी खेत थे, लेकिन खेत पे काम करने के लिए कोई नहीं जाता था। मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था। और मजदूरी न करने का खेतों में कारण क्या था? क्योंकि किसान को किसान कहलाने में गौरव महसूस होता था। खेतों में काम करने पर वह मजदूर कहलाने में अपना अपमान समझता था, जो उसे मंजूर नहीं था। अपमान में अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, जिसका अर्थ है बेइज्जत। इस बदनामी से बचने के लिए दमड़ी ने क्या उपाय कर रखा था? उसने स्वयं को किसान कहलाने के लिए अपनी बिरादरी में स्वयं को मान दिलाने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का एक बहुत बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में ही उड़ जाता था। ये सारी तकलीफ़ें दमड़ी को मंजूर थीं, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर नहीं था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रोज़ कितना ही रुपया क्यों ना कमाए। ये प्रश्न लेखक ने किया है कि एक मजदूर रोज प्रतिदिन पैसा कमाता है, फिर भी उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और एक मजदूर खेती करके स्वयं को सम्मानित समझता है। क्या वह श्रेष्ठ है? और एक मजदूर जो रोज़ पैसे कमा रहा है वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता है? एक दिन राय साहब ने जब दमड़ी को कांपते हुए देखा तो वे बोले, अपने क्यों नहीं बुलाता? आप क्यों आए?
राय साहब के इस व्यवहार को देखकर लेखक के मन में फिर सवाल पैदा हुआ, इन दोनों में, किन दोनों में? दमड़ी में और राय साहब में कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाला राय रतन किशोर? राय रतन किशोर जी, जिन्होंने अपने कुल की मान मर्यादा को पैसों के आगे भेंट चढ़ा दिया और वो सारे उत्सव जो उनके पुश्तैनी चले आ रहे थे, उस पर जो वो लकड़ी देते थे, पैसा देते थे, वो सब उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वे धन को महत्व देते थे। इसलिए पूरे पुश्तों की मान मर्यादा को उन्होंने दांव पर लगा दिया। और दूसरी ओर दमड़ी था, जिसने कुल प्रतिष्ठा पर अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। एक बार राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे में बेदाग निकलना चाहिए। डालियाँ लगाई गईं, सिफारिशें पहुंचाई गईं, पर राय साहब पर कोई असर नहीं हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत ना पड़ती थी। आखिर जब कोई बस नहीं चला तो रईस की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी यानी निश्चय किया कि रईस की स्त्री राय साहब की स्त्री से मिलकर कुछ ना कुछ रकम थमा देगी और शायद राय साहब के ज़रिए ज़मानत हो जाए। इन रुपए के ज़रिए मतलब राय साहब झुक जाएं उनके सामने। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, अरे ले लो, अगर तुम नहीं लोगे तो मैं ले लूंगी। ना बोलो तो तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? माना की रकम बड़ी है और उससे मैं एक बारी तुम्हारे आए दिन के फरमाइश से छुटकारा पा जाऊंगा, मगर एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज नहीं। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि मैं अपने कानों से सुनना नहीं चाहती। अरे यही तो मैंने किया, बिगड़ कर खुद खरी खोटी सुनाई, पर वो मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगी। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा जमा जाएंगे। अरे मैंने ऐसी न जाने कितनी बातें कही, पर वो टाली नहीं करती थी। तुमने उससे कोई वादा तो नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ रुपए लेकर बंदूक में रख दी। कितनी बड़ी अहमत हो तुम। तुम्हें कभी समझ भी देगा है? अब क्या देगा? देना होता तो दे दिया होता। हाँ मालूम है, ऐसे ही होता है। रुपए लेकर संदूक में रख दिया और मुझसे कहा तक नहीं। अच्छा, वापस कर देती उसके ऊपर। फिर वही ताकत, अब जो होना था वो हो चुका। ईश्वर का नाम लेके मुझे वो जमानत लेनी पड़ेगी। जानती हूँ कि सांप के मुंह में उंगली डालने बराबर है। ये भी जानती हो कि मुझे ऐसे मामले से कितनी नफरत है, और फिर भी मैं शत्रु जाता हूँ। तुम्हारी हिमाकत से मेरा पेट टूट रहा है। मैंने निश्चय किया था कि मैं इस मामले में हाथ न डालूंगा, और तुम्हारी हिमाकत के सामने मेरे चलने पाए तब ना, और मैं इसे खा लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में
यह अभिनय हो रहा था। उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। दमड़ी ज्वार क्यों काट रहा था? दमड़ी ज्वार इसलिए काट रहा था क्योंकि उसके बैल भूखे थे और दाने चारे को उसके पास कुछ भी नहीं था। तो दमड़ी ने सोचा कि महतो के खेत के बाहर ज्वार उगी है, वो कोई चोरी तो नहीं है, वो उसको काट कर अपने भूखे बैलों का पेट भर सकता है। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर पर रुका था। बैलों के लिए चारे का एक दिन का भी नहीं था। अभी वेतन मिलने में भी कई दिन की देरी थी। मोल ले न सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छीलकर बैलों को खिला दी थी, लेकिन वो घास ऊँट के मुंह में जीरे के समान थी। ये मुहावरा है, यानी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, यानी तुच्छ सी सामग्री नहीं के बराबर, जिसका कोई असर नहीं था। उतनी ही घास से क्या हो सकता था? दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों ने पूंछें खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन महसूस कर रह गया, यानी उसके वश में कुछ था ही नहीं कि वो अपने बैलों के लिए कुछ कर पाता। इसलिए अपने मन की इच्छा को मन में ही दबाकर रह गया। लेकिन जब 11 बजे रात उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नांद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं, यानी उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार, अवहेलना। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दमड़ी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और याचना की दृष्टि से देख रहे थे, यानी भूखे थे तो उससे अनुरोध भरी दृष्टि से भोजन चाह रहे थे। किसान को अपने बैल अपने बच्चों की तरह प्यारे होते हैं। वो उन्हें पशु नहीं समझता, अपना मित्र और सहायक समझता है। उसने हंसियाँ निकाली और चारे की फिक्र में चल दिया। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे, यानी फसल तैयार थी। दमड़ी के हाथ कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? क्योंकि दमड़ी ईमानदार था। उसका मन तो ललचाया ज्वार और बाजरे के खेत देखकर, लेकिन उसे किसी दूसरे के खेत से ज्वार और बाजरा काटना अपराधजनक लगा। इसलिए यह सोचने मात्र से उसके हाथ कांपने लगे। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन ऐसा करना चोरी कहलाता, और वह चोर नहीं था। उसने केवल खेत के बाहर से उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी था। उसने सोचा, अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मैं कह दूंगा कि मेरे बैल भूखे थे, इसीलिए काटी। कोई चोरी कोई कर रहा हूँ, ना ही बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। ज्यादा करेगा तो क्या, अपने दाम ले लेगा, और क्या। दमड़ी को विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ। फिर ऐसा निर्दयी निरुपसर्ग है, दया शब्द है, ई प्रत्यय है। फिर ऐसा कोई निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले? निर्दयी कहते हैं जिसके हृदय में दया ना हो। बहुत करेगा
अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा, चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने के लिए काफ़ी था। इस पंक्ति का अर्थ है कि उसने इतना कम काटा था चारा कि वह समझ रहा था कि मैं आसानी से बच जाऊंगा, कोई इसको अपराध नहीं समझेगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ही काट रहा हूँ जितनी ज़रूरत है। चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता, और यदि चोर होता तो मैं उतना काट लेता कि जिसे मैं कंधे पे उठा सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब, लेकिन वह तो केवल बैलों के लिए ज्वार बाजरा काट रहा था। उसे इससे क्या फ़ायदा कि ना नुकसान से कोई फ़ायदा था कि वो ढेर सारा काट लेता और उसे बेच देता और उससे फ़ायदा हो जाता, तो उसे तो इन बातों से कोई मतलब ही नहीं था। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाता देखकर बिगड़ते ज़रूर, पर कोई चोरी के इल्ज़ाम में न फंसाता। आगे वो मन में सोचता है, अगर कोई मुझे देख भी लेगा तो कोई मुझे चोरी के इल्ज़ाम में नहीं फंसाएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन संयोग देखिए, संयोग में योग मूल शब्द है और सम उपसर्ग है। हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। दमड़ी को कंधे पर चारा उठाए देखकर उसने उसे चोर समझा और बोला, कौन सा चारा लिए जाता है? हाँ? सरकार, थोड़ा सा ही काटा है सरकार, बेच दीजिए सरकार। पूरा काटा भैया बहुत है तो चोरी ना। और ये खेत किसका है? सरकार, बलदेव महतो का है। सरकार, सरकार माफ कर दो मेरे भाई, मेरे सरकार, सरकार इसीलिए सरकार मैंने थोड़ा सा काटे सरकार, सरकार मुझे पैरों की दशा देखी नहीं सरकार, इसलिए काटी है सरकार। अरे सरकार अगर देने के लिए होता सरकार फिर ये सब क्यों करता? सरकार, सरकार। सिपाही ने समझाता, शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठूंगा। लेकिन वहाँ क्या रखा था? पकड़कर गांव में लाया, और जब वहाँ भी किसी ने कुछ नहीं कहा, यानी वहाँ भी कुछ हत्ते चढ़ता ना दिखाई दिया, कुछ भी हासिल होता दिखाई उसको नहीं दिया, तो वह दमड़ी को थाने ले गया। थानेदार ने सीधा चालान कर दिया। अब ये मुकदमा राय साहब ही के इजलास में पेश किया गया, यानी उनके ही न्यायालय में मुकदमे को लाया गया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी, दर्द मूल शब्द है, हम उपसर्ग है और ई प्रत्यय है, जिससे बना हमदर्दी। तो हमदर्दी के बदले कठोरता, कठोर मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, कठोरता से काम लिया, यानी कड़क होकर काम लिया, और बोले, ये मेरी बदनामी की बात है। बदनामी में ई प्रत्यय है और बदनाम में बद उपसर्ग है, नाम मूल शब्द है। ये मेरी बदनामी की बात है। तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। प्रश्न उठता है, राय साहब को क्यों शर्मिंदा होना पड़ रहा है? राय साहब को इसलिए शर्मिंदा होना पड़ रहा है क्योंकि वो शहर में ऊंचे ओहदेदार बनते थे और झूठी शान में जीते थे। उन्हें ये महसूस हुआ कि ये दमड़ी मेरे यहाँ काम करता है, लोग क्या सोचेंगे? राय साहब के यहाँ चोर उचक्के काम करते हैं, बेहतर है मैं इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दूँ ताकि मेरे नाम पर कोई आँच ना आ सके। इसलिए वो बोले कि लोग यही तो कहेंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सज़ा देता,
लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की यानी उसको कम सज़ा दी। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 माह की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने जब दमड़ी को कैद की सज़ा सुनाई, खून के मुकदमे में रईस की ज़मानत ले ली। लेखक ने दोनों वृतांत सुने। कौन से दोनों वृतांत? राय साहब के दोनों वृतांत सुने कि उन्होंने निर्दोष दमड़ी को 6 महीने की सख्त सज़ा दी क्योंकि उन्हें अपनी बदनामी की चिंता थी, और वहीं उन्होंने अपनी पत्नी की गलती पर पर्दा डालकर रईस जो कि अपराधी था उसको जमानत दिला दी, जबकि रईस अपराधी था। ये जब दोनों वृतांत उनके सामने आए तब लेखक कहते हैं, मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। सभ्यता में सभ्य मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। हुनर के साथ ऐब करने का नाम है, यानी आप में हुनर है, चालाकी है, होशियारी है, तो आप ऐब कर सकते हैं हुनर के साथ। कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, आप बुरे से बुरा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं, किस पर पर्दा डाल सकते हैं? गलती पर। जो गलती राय साहब की पत्नी ने की थी उस पर पर्दा डाल सकते हैं जमानत दिलाकर, तो आप सभ्य हो गए, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं आप। अगर आप में यह सिफत नहीं, जिसके अंदर चालाकी नहीं है, जो चंट नहीं है, जो अपनी गलती को छिपा नहीं सकता है, तो वो असभ्य है, गंवार है, बदमाश है। ये प्रश्न लेखक के मन में आया। जब उन्होंने दोनों वृतांत सुने तो उन्होंने ये प्रश्न पाठकों से कहा और पाठकों से किया कि क्या अगर आपके अंदर होशियारी नहीं है, आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालना नहीं जानते हैं, आप चंट नहीं हैं, आप में हुनर के साथ ऐब करने का साहस नहीं है, तो आप असभ्य हैं। और जिनमें हुनर के साथ ऐब करने का साहस है, ऐब करना जो जानते हैं, जो गलतियों पे पर्दा डालना जानते हैं, वो सभ्य हैं। यही सभ्यता का रहस्य है, जिसे इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों के सामने रखा। इस पाठ से ये सीख मिलती है, व्यक्ति के संस्कार, शिष्टाचार, उदारता, विनम्र व्यवहार उसे सभ्य बनाते हैं, जबकि झूठी शोहरत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए दूसरों के मुंह का निवाला छीनने की प्रवृत्ति व्यक्ति को असभ्य बनाती है। अतः हमें असभ्य होने से बचना चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी और विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ को पढ़ाने के बाद मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा जो मैं आपसे कर रही हूँ। क्या बेकसूर दमड़ी को 6 माह की कैद की सज़ा देना उचित था? यदि आप राय साहब की जगह होते तो क्या करते? सोचिए।
और बताइए। उम्मीद करती हूँ मेरे इस प्रश्न का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। अपनी समझ के अनुसार आप अपनी कार्य पुस्तिका में इस उत्तर को लिखकर मुझे दिखाएं। साथ ही मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में उदारता, विनम्रता लाएंगे और ऊंचे ओहदे का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। गरीबों के प्रति, ज़रूरतमंद के प्रति परोपकारिता की भावना को लेकर उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद।